अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर दिया गया है यदि 12 पेनों का सीपी या क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम नॉर्मल मेथड से इस प्रकार देख सकते हैं, और यहाँ पर यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर रहेगा कि हमारी हानि है, तो हानि परसेंटेज यदि हमें निकालना है तो हम इसके लिए यहाँ पर लेंगे हानि 4, और यहाँ पर जो सीपी हमारा रहेगा 16, तो 4/16 गुणित 100। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये 25% यहाँ से निकल जाएंगे। यदि हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 12 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी बराबर 16 पेन का विक्रय मूल्य बराबर 16 एसपी। अब यहाँ पर हमें सीपी की वैल्यू चाहिए, तो सीपी की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है, और जो यहाँ पर गुणा में है एसपी वो जाएंगे इसके बटे में, और सीपी के गुणा में है 12 वो जाएंगे इसके बटे में। यहाँ से हम देख सकते हैं एसपी और सीपी, तो यहाँ पे सीपी ज़्यादा है, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हमें 4 रुपये की हानि होगी। हम इसको सोल्व यही करते हैं, तो यहाँ पर ये 4 चौक 16 और 4 त्रि 12, तो हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं सीपी बटे एसपी बराबर 4/3। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें हानि होगी 1 रुपये की, और यदि 1 रुपये की हमें हानि हो रही है और यहाँ का सीपी 4 है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करेंगे 1/4 गुणित 100 बराबर यहाँ पर भी हमें 25% ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कुछ राशि बैंक में जमा की जाती है, और बताया गया है कि 1/4 हिस्सा प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा शेष राशि के 1/5 हिस्से के बराबर। इसलिए राशि हमारी पहली वाली सोल्व करने पर 4 रहेगी और सेकंड राशि यहाँ पर 5 रहेगी। क्योंकि ये साधारण ब्याज का सवाल है तो यहाँ पर हम P बराबर मूलधन बराबर 100 मानते हैं, तो 4 का गुणा 100 में करने पर 400, 5 का गुणा 500, 10% हमें दिया हुआ है और 12% भी दिया हुआ है। दोनों राशि सेम ईयर 2-2 साल के लिए दिए। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ऐसा ही दिया गया है 2500, लेकिन यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ऐसा ही कुछ अलग आएगा। तो हमारे अनुसार यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट करेंगे साधारण ब्याज के सूत्र द्वारा, तो यहाँ पर आएगा 4 दूना 8, 8 गुणित 10 बराबर 80। तो पहली राशि का साधारण ब्याज मिला हमें 80, दूसरी राशि का पीआरटी सूत्र से हम जब सोल्व करते हैं तो 12 5 60, 60 के दुगने हो जाएंगे 120, इसलिए कुल ऐसा ही रहेगा यहाँ पर 200। यूनिट मेथड से हम सोल्व करते हैं तो प्रश्न के अनुसार दिया गया है 2500 और हमारा अनुसार यहाँ पर आ रहा है साधारण ब्याज 200। इनको हमें कट करना है और 25/2 शेष बचेंगे, इसको भी हम सोल्व करते हैं तो रहेगा 12.5। अब हमें यहाँ पर निश्चित जमा राशि बताना है, तो उसके लिए हम यहाँ दिए गए दोनों मूलधन को ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ मिलेंगे 900। अब हम यहाँ पर 900 में दिए गए हमारे पास जो उपलब्ध उस एसआई का यदि हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1 0 कैंसिल रहेगी, इसलिए यहाँ पर 0 आएगी 1, और बाकी 125 का 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 1125। इस प्रकार हमारा राइट आंसर रहेगा तीसरा वाला 11,250 हमारी निश्चित धनराशि रहेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि शर्करा में 3 लीटर घोल में 40% शर्करा है, तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि शर्करा की मात्रा कितनी है। तो 40% घोल है तो बटे में आ जाएंगे हमारे 100, 1 0 से 1 0 कट करेंगे, यहाँ पर 4 3 12, 12/10 बराबर 1.2 लीटर हमारी शर्करा है। अब यहाँ पर कहा गया है आगे कि यदि इस 3 लीटर पानी में 1 लीटर और हम पानी मिलाते हैं तो इसमें शर्करा की मात्रा बताइए। तो यहाँ पर टोटल रहेगा 4 लीटर, और चूंकि यहाँ पर 1.2 लीटर शर्करा थी और इसमें अब टोटल यहाँ पर क्वांटिटी है मिश्रण की, यहाँ पर केवल पानी नहीं होकर के, और ये हमारा रहेगा मिश्रण। तो
घोल में शर्करा की मात्रा जानने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर 40, 0 को यहाँ क्रॉस करेंगे, 4 से 4 3 12, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30%। तो अब कुल घोल में शर्करा की मात्रा रहेगी 30%, ऑप्शन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, तो सवाल को देख करके लगता है कि यहाँ पर ये ज्यामिति का सवाल है, लेकिन यहाँ पर समीकरण के द्वारा हमें पूछा गया है। यदि हम इसको ज्यामिति में देखते हैं तब तो यहाँ पर आसन्न कोणों का 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम समीकरण को सोल्व करते हैं तब यहाँ पर इसके इक्वल में यदि हम 75 को रखते हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शन से इसको देख सकते हैं। अब ऑप्शन में हमें देखना है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू लेना है, तो x की वैल्यू यहाँ 25, 12.5, 15 और 30 डिग्री दे रखी है, जिसमें से हम यहाँ पर 25 डिग्री और 30 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि यदि x की वैल्यू हम 25 लेंगे तो 25 चौक 100, जो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। और यदि हम 30 लेते हैं तो 3 चौक 12, 120 भी इससे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों में से एक और आंसर रहेगा। तो हम पहले 12.5 यदि लेंगे तो 12.5 का 4 गुना करेंगे, तो 12.5 का 4 गुना होता है 12.5 25, और फिर 25 50 और y की वैल्यू 25, तो 50 और 25 हो जाएंगे यहाँ पर 75, इसलिए ये राइट रहेगा। इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारी इक्वेशन थी, इसके इक्वल हम 75 डिग्री लाना था, तो यहाँ पर 75 डिग्री आ रहा है, इसलिए 75 डिग्री इक्वल 75 डिग्री। अब हम देखते हैं यहाँ पर पांचवा सवाल। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई वस्तु 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी जाती है और कोई वस्तु 11 रुपये में वही वस्तु 10 रुपये की दर से बेची जाती है। तो हम ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकी मात्रा या दर को पहले ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर गुणित हम 10 का गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 11 का गुणा करेंगे, और 11 का यदि हम 10 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 110, और 11 का यदि हम यहाँ पर भी 10 में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 110, यानी कि हमें मात्रा को समान करना है। जब ये एक समान होगी तो हमने जिसका गुणा किया है उसी का गुणा हमें यहाँ करना है इंटू 10, और यहाँ 11 गुणा किया था तो यहाँ पर भी 11 में 11 गुणा होगा इंटू 11। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा CP और SP। CP खरीदी है तो 10 गुणित 10 बराबर रुपये 100। इसके बाद में बेची तो 11 गुणित 11 का वर्ग होता है 121। अब हमें यहाँ पर चाहिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र रहेगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर 121 माइनस 100। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे और जो हमारा क्रय मूल्य रहेगा उस पर ही हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाला जाता है। तो यहाँ पर रहेगा 21/100 गुणित 100। 100 से 100 कट करने पर 21% हमारा लाभ प्रतिशत रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 6, जो कि एक समीकरण हमें दे रखी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बराबर से इधर जो हर दे रखे हैं इन सबका हम एलसीएम लेंगे, तो x प्लस यहाँ पर एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त होगा 126। अब हमें यहाँ पर हर का भाग लगाना और अंशों का गुणा करना है। तो यदि हम इस हर का इसमें भाग लगाते हैं तो यहाँ पर हमें 6 दूनी 12 और 6 21, और 21 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 105, प्लस 7 का गुणा इसमें 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे 18, और 18 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे 18 5 90। अब 9 का गुणा 9 का यदि हम 126 में भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त होंगे 14, और 14 का गुणा हमें 4 में करना है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 56 बराबर 2 सही 125/126। अब यदि हम यहाँ पर टोटल करते हैं तीनों का तो यहाँ पर ही प्राप्त होंगे 251/126 बराबर 2 सही 125/126। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर जो राशि दी गई है हर में और अंश में जो दी गई है वो इससे बहुत ज़्यादा है, तो हम इसका इसमें भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x प्लस 126 का एक बार पूरी बार भाग जाएगा और प्लस यहाँ पर बचेंगे 125/126।
126 और इधर दिया हुआ है 2 सही 125/126। तो यहाँ पर हम इनको डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास x बराबर, इधर है हमारा 2 माइनस ये जो प्लस के थे इधर आएंगे, x बराबर 1, इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। तो यहाँ पर दिया गया है एक चित्र और इसके अंदर यहाँ पर दिया 85 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि थीटा का मान बताइए, यानी कि कोण DCA का मान हमें बताना है। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि वृत्त की एक ही अवधा में बने ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी यहाँ पर 40 डिग्री रहेगा। और दूसरी बात, यदि हमें ये कोण ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज हैं इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं तो यहाँ पर हम 180 में से यहाँ पर दोनों कोण को माइनस करेंगे तो 85 डिग्री और प्लस 40 डिग्री को हम घटाएंगे। 180 डिग्री माइनस दोनों को योग करेंगे 8 4 12 125 डिग्री, माइनस करने पर हमें मिलेंगे यहाँ पर 55 डिग्री। इस प्रकार राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं अब हम। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि यदि बड़ी संख्या को हम यदि 3 गुना करके और छोटी संख्या से भाग लगाते हैं तो हमें भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। और यदि हम छोटी संख्या को 7 गुना करके और बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो हमें भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या यहाँ पर बतानी है। तो हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र के अनुसार यदि हम समीकरण लगाते हैं तो भाज्य बराबर भाजक, तो यहाँ पर भाज्य रहेगा हमारा 3x और भाजक जिसका हम गुणा कर रहे हैं y, भागफल हमें 4 प्राप्त होता है तो गुणित 4, शेषफल रहेगा हमारा +3। दूसरी समीकरण यहाँ पर रहेगी 7y बराबर x का यदि हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो हमारा भाजक रहेगा x गुणित भागफल, तो भागफल यहाँ पर रहेगा 5 प्लस शेषफल यहाँ पर रहेगा 1। दोनों समीकरण को सेट करने पर तो यहाँ रहेगा 3x बराबर 4y प्लस 3। इस समीकरण को भी हम सेट करते हैं तो यहाँ पर 5x है जिसको हम यदि आगे ले जाते हैं तो माइनस के 5x बराबर यहाँ पर रहेंगे प्लस के 7y माइनस के 7y प्लस 1। अब इसके बाद में हम यहाँ पे इनको आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर रहेगा 3x और यहाँ पर जो धन के 4y हैं ये रहेंगे माइनस के 4y बराबर यहाँ पर रहेंगे 3 और यहाँ पर जो -5x है -5x, इसके बाद में जो माइनस के 7y है वो यहाँ पर चेंज होंगे तो यहाँ पर बचेंगे वो प्लस के 7y बराबर यहाँ पर 1। अब इस समीकरण में हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर छोटी संख्या का मान y है तो हम x को सेम करेंगे। x को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 5 है तो हमें यहाँ पर पूरी समीकरण में 5 का गुणा करना है और यहाँ पर 3 है तो पूरी समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे। इस प्रकार विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए हम यहाँ से 5 का गुणा 3 में करने पर 15x माइनस 5 से 5 चौक 20y बराबर 5 3 15 और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो -15x, 3 का गुणा 7 में 7 के 21 प्लस के 21y बराबर 3 का गुणा 1 में करने पर 3। इनके क्रॉस करेंगे यहाँ पर ये जो है 1y बचा है और बराबर 15 और 3 18, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पर 18 यानी कि वह छोटी संख्या हमारी ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार 18 रहेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है और उसमें 7 6 और 9 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ से देखते हैं 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक हम यहाँ पर 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में हम 6 से पूछा है तो 6 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3
4 और यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद में हमें 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 यहाँ पर सबसे लास्ट में, और इनको हमें प्लस करना है क्योंकि यहाँ पूछा है मानों का योग के बराबर है। तो यहाँ पर रहेगा 9 0 0 0 6 0 और 7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमें 1 2 3 4 और 5 संख्याएं दी गई है और यदि हम इनको छोटी से बड़े नंबर की ओर संयोजित करते हैं या क्रम से लिखते हैं तो सबसे मध्य में कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर 5 अंक तीसरा नंबर वाला ही मध्य में रहेगा। तो सबसे पहले तो हम इनको सोल्व करते हैं सभी को दशमलव रूप में। यहाँ पर हमें देखना है कि दशमलव रूप में हमें कितने अंक लाना है। तो यहाँ पर दिया गया है 313। इसका मतलब है कि 3 अंक सभी में हमें लाना है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 0.3 से कट करेंगे 3 तिया 9 0 3 तिया 9। यहाँ पर इसको इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0.3। इसके बाद में यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। 31 है तो यहाँ पर आएगा 0.31 और यहाँ पर रहेगा 0। इसके बाद 1/3। इसका मतलब होता है कि 3 के ऊपर बार या फिर 3 3 3 3 अनंत तक हमारे जाते रहेंगे। अब यदि हम इसको क्रम से करते हैं तो क्रम से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर हमारा रहेगा 31% जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। जैसा कि हम पूरा प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि x के पास में 55,600 रुपये हैं और उसको उसने कहीं निवेश किया तो उसे वहाँ पर 8 गुना धन प्राप्त होता है। इसका मतलब 4,48,800 रुपये उसको प्राप्त हुए। उसमें से 57,986 रुपये दान कर दिए तो यहाँ पर शेष बचे हैं 3,86,814 रुपये। उसके बाद शेष कर दिए बचे हैं। इसको फिर अगर वो निवेश करता है तो उसको यहाँ पर इसका 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है। तो अब उसके पास कितनी राशि है। तो यहाँ तक हम करने के बाद में इसका 3 से भाग लगाते हैं तो ये हिस्सा उसके पास में 1 से की राशि यहाँ पर रहेगी। 3 से 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 बचेंगे 2, 3 8 24, फिर 2 बचे, 3 9 27, 1 यहाँ पे 3 तिया 9, 2 बचेंगे, 3 8 24। इस प्रकार 1,28,938 रुपये और x के पास शेष राशि रहेगी जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर रहेगा सूत्र रहेगा हमारा 360 डिग्री बटे n मतलब टोटल जितनी भी हमें यहाँ पर भुजाएं दी गई है। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 360/9 तो कट करने पर 9 चौक 36 और 0 यहाँ पर। इस प्रकार 40 डिग्री प्रत्येक बहिष्कोण का मान रहेगा ऑप्शन नंबर। अब हम देखते हैं यहाँ पर ज्यामिति का प्रश्न क्रमांक 14। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वर्ग है और एक आयत है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और वर्ग का जो परिमाप है वो 144 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आयत की लंबाई हमें दी गई है 81 सेंटीमीटर और पूछा गया है कि आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर परिमाप दिया गया है तो हम यहाँ पर वर्ग की भुजा निकालते हैं। भुजा निकालने के लिए हमें यहाँ पर 144 में 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 4 से 4 कम 4 4 2 8 4 3 12 2 4 6 24। भुजा बराबर हमारी आई है यहाँ पर 36। वर्ग की भुजा रहेगी 36। अब हमें दिया गया है कि इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। अब यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल हम देखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा भुजा गुणित भुजा 36 गुणित 36 बराबर यहाँ पर रहेगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर चूंकि लंबाई दे रखी है इसलिए हम लंबाई की जगह लिखेंगे 81। अब हमें यहाँ पर चाहिए चौड़ाई इसलिए 36 गुणित 36 बटे
81, 9 से हम यदि काटते हैं तो 9 का 9 में 81, 9 चौक 36, फिर 9 से क्रॉस करेंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 हमारी रहेगी चौड़ाई। और हमसे यहाँ पूछा गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो आयत की लंबाई जो है यहाँ पर रहेगी 81 और आयत की चौड़ाई रहेगी यहाँ पर 16 और लंबाई है यहाँ पर 81। इसका अंतर हमसे पूछा गया है, घटाने पर ये रहेंगे 65। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है सवाल नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि मसप बराबर 408 और 1032 बराबर 1032x माइनस 408y, और यहाँ पर इस समीकरण को बताया गया है और हमसे पूछा गया है कि x माइनस वाई बराबर कितना होगा। तो हम 408 और 1032 का यदि मसप निकालते हैं तो आता है हमारा 24, और इसके इक्वल में हम ये समीकरण रखते हैं। और जो हमारा यहाँ पर 24 मसप आया है, यदि हम इसमें 24 का ही भाग लगाते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1, यहाँ 24 का भाग लगाते हैं तो 43x और यहाँ 24 का भाग लगाते हैं तो 17y। इस प्रकार ये बनेगी हमारी समीकरण 1। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर प्रश्न में दे रखी है x प्लस वाई बराबर 7, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर, सबसे पहले हम समीकरण को यहाँ पर सेट करते हैं, 43x माइनस 17y माइनस 17y बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7। इसको हम चेंज करेंगे और यहाँ पर अब हमें गुणा करना है, 17y का गुणा नीचे करेंगे तो यहाँ पर गुणित 17, और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर गुणित हम करेंगे 1, और इस प्रकार विलोपन विधि में इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर रहेगा हमारा 43x माइनस 17y बराबर 1, और यहाँ 17 गुणा करते हैं तो 17x माइनस 17y बराबर 17 7 119। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्रॉस करेंगे और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जुड़ेंगे तो यहाँ आएंगे 120 और हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर 60x। इसलिए x की वैल्यू रहेगी 120/60 बराबर x बराबर 2। अब यदि हम x का मान यहाँ पर रखते हैं तो x की वैल्यू 2 है, 2 यदि यहाँ रखेंगे तो 7 में से घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 5। इस प्रकार y की वैल्यू मिलेगी हमें 5, तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 5 मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा गया x माइनस वाई, तो x की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 2, y की वैल्यू है हमारी यहाँ पर -5, इसलिए हमें यहाँ पर प्राप्त होगा अंतर -3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16। यहाँ पर हमें 3 अंक दिए गए हैं प्रश्न के अनुसार, 60, 105 और 135। ये हमारे 3 प्रकार के छात्र हैं, 3 विषय हैं और यहाँ पर कुछ कमरे हैं जिनमें समान छात्र यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ये देखना है कि समान छात्र में उनकी संख्या कितनी है। तो यदि हम 60 और 105 का मसब निकालते हैं तो 15 हमारा आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या 15 रहेगी। तो यहाँ पर कमरों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 60, दूसरी हमारी रहेगी 105 और तीसरे विषय वाले रहेंगे यहाँ पर 135। और एक कमरे में बैठने की क्षमता है यहाँ पर 15। तो यहाँ पर 15 चौक 60, यानी कि यहाँ 4 कमरे में इतने छात्र हमारे बैठ सकते हैं। यहाँ पर 15, तो 15 साथ 105, 7 कमरे इनके लिए चाहिए, और 15 9 135, 9 कमरे इनके लिए चाहिए। इस प्रकार 7 और 4 11 और 9 20 कमरे, न्यूनतम 20 कमरे हमें सभी छात्रों को बिठाने के लिए चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। हम देखते हैं सवाल नंबर 17। यहाँ पर हमें प्रश्न के अनुसार एक ज्यामितीय चित्र दिया हुआ है और हमसे पूछा है PAQ बराबर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं 75 डिग्री और 35 डिग्री, तो हमारे पास दोनों का टोटल आएगा 110 डिग्री। और 110 डिग्री को हम
त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, वहां से यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 70 डिग्री। इस प्रकार यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो कोण रहेगा वो हमारा 70 डिग्री का रहेगा, अर्थात पूरा कोण। अब दूसरा, हम यहाँ से यहाँ की दूरी यदि निकालना है हमें, तो यहाँ का कोण निकालने के लिए हमें दिया गया है 75 डिग्री, और ये जो कोण है AQ BC पर लंब है, अर्थात Q का मान यहाँ पर रहेगा 90 डिग्री। दोनों का हम ऐड करेंगे तो ये रहेगा 165 डिग्री। फिर हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम 165 डिग्री घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 15 डिग्री। इस प्रकार यहाँ के कोण का मान रहेगा 15 डिग्री। अब हमें लाइन दी गई है AP BAC का समद्विभाजक है, अर्थात ये जो लाइन है ये इस त्रिभुज का समद्विभाजक है। तो यदि ये यहाँ से यहाँ तक का कोण 70 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक का कोण आधा रहेगा और ये रहेगा हमारा 35 डिग्री। लेकिन हमें केवल ये बीच वाला कोण चाहिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का। तो हम यहाँ पर करेंगे 35 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास सही आंसर रहेंगे 20 डिग्री। तो चित्र के माध्यम से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हम इसकी सेकंड मेथड को यूज करें तो समद्विभाजक प्रमेय के द्वारा भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उसमें हम कोण B और कोण C, कोण B का मान है 75 डिग्री और कोण C का मान है 35 डिग्री और बटे 2। इस थ्योरम या इस प्रमेय के द्वारा भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो 35 में से 35 डिग्री को घटाएंगे तो 40 डिग्री बटे 2 बराबर यहाँ पर रहेगा काटने पर 20 डिग्री। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 20 डिग्री यहाँ पर सही रहेगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 18। तो हमें एक चित्र यहाँ भी दिया गया है ज्यामिति का, और हमसे पूछा गया है कि कोण A की वैल्यू क्या होगी, जबकि यहाँ पर OB और OC दोनों रेखाएं बराबर है और कोण भी यहाँ के समद्विभाजक है। तो हम यहाँ पर समद्विभाजक प्रमेय का यूज करेंगे जो कि रहेगी 90 डिग्री प्लस कोण A बटे 2। तो 90 डिग्री, कोण A का मान हमें दिया गया है 40 डिग्री जो यहाँ पर लिखा हुआ है बटे 2 बराबर 90 डिग्री प्लस ये कट करने पर 20 डिग्री, इसलिए यहाँ पर मान रहेगा 110 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 19। दिए गए चित्र में हमें यहाँ पर कौन सी समीकरण इस चित्र को संतुष्ट करती है वो हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि कोई जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जिसका हम कुछ इस प्रकार सूत्र भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 अंतःकोण दिए हुए हैं और 2 बहिष्कोण भी हमें दिए गए हैं। यदि कोण A यहाँ का बहिष्कोण है तो यहाँ का अंतःकोण रहेगा 180 डिग्री माइनस A, और यदि B बहिष्कोण है तो अंतःकोण रहेगा 180 डिग्री माइनस B। इस प्रकार कोण A की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 180 डिग्री माइनस B प्लस कोण B यहाँ पर x दिया गया है प्लस कोण C का मान यहाँ दिया गया है 180 डिग्री माइनस A प्लस कोण D की वैल्यू रहेगी y बराबर 360 डिग्री। अब इसको सोल्व करने पर तो यहाँ प्लस 180 और प्लस 180 ये भी हमारे प्लस के हैं, दोनों जुड़ने पर 360 डिग्री माइनस A माइनस B प्लस x प्लस y बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर माइनस A माइनस B प्लस x प्लस y बराबर 360 डिग्री, और हमारे जो 360 डिग्री यहाँ है ये प्लस के हैं, इधर हम लिखेंगे तो ये बराबर से इधर पक्षांतरण करने पर माइनस में आएंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचा है x प्लस y और माइनस ए और माइनस बी को हम पक्षांतरण करते हैं तो माइनस यहाँ प्लस होगा और ये माइनस भी यहाँ पर प्लस होगा। इस प्रकार हमारी यह समीकरण इन चारों ऑप्शन में से 1 नंबर वाले को संतुष्ट करती है, इसलिए सही आंसर रहेगा x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। अब हम देखते हैं लास्ट सवाल नंबर 20। एक कक्षा
एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए, तो इस त्रुटि के कारण उस कक्षा का औसत जो है बढ़कर के 1/5 हो गया है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे जो छात्र हैं, यदि वो सभी एक अंक प्राप्त करते हैं और यहाँ पर जो त्रुटि हुई है वो हुई है 108, जबकि कक्षा में छात्रों की संख्या यदि हम n मानते हैं तो यहाँ पर x + 98 जो 108 के बजाय 98 के बजाय 108 लिखा है, तो यहाँ पर आना चाहिए था 98, जो कि हम यहाँ पर माइनस करेंगे, और n बराबर कक्षा का जो है औसत बढ़ करके हो जाता है हमारा 1/5। अब इसको सोल्व करते हैं तो x + 108, यहाँ पर माइनस का x में तो -x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो -98, x प्लस के और x माइनस के क्रॉस करेंगे, दोनों का हर यहाँ पर n है इसलिए बटे में n आएगा, बराबर 1/5। 108 में से 98 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे 10/n बराबर 1/5। n का गुणा हम 1 में करते हैं तो n एकम n, और यहाँ पर 10 ऑलरेडी है और यहाँ पर 5 भाग में है। यदि हम इसका गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 50, इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या होगी 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया गया है।